अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैमा शकूर फ्रॉम द लिंक्स यूनिवर्सिटी। तो हमने BS 6 और MSc सेकेंड के कोर्स में ऑप्टिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका कोर्स है 302। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली MSc और BS 6 के लिए है। हम इस कोर्स के जो पहले 4 लेक्चर हैं वो ले चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसे हमने कंप्लीट नहीं किया था, उसका जस्ट हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 है हमारा, तो आज हम लेक्चर नंबर 5 में उसी जो पिछला हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था स्टोक्स लॉ का। स्टोक्स लॉ में हमने देखा था कि अगर हमारे पास स्टोक्स का जो है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। तो स्टोक्स लॉ हमें क्या कहता था कि अगर आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस कर सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, फेस डिफरेंस आ जाएगा 180 डिग्री का, मतलब पाई का फेस डिफरेंस आ जाएगा। तो ये तो उसकी स्टेटमेंट थी स्टोक्स लॉ की, जिसे हम प्रूव कर रहे थे और हाफ पार्ट हमने कर लिया था। हमने ये जो स्टोक्स लॉ है इसे प्रूव करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखते हुए। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो स्टोक्स लॉ है ये बेस कर रहा है इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो ये प्रिंसिपल क्या था कि अगर कोई भी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस कर सकती है। कब ट्रेस करेगी, जब हम उसे रिवर्स कर देंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं, हमने 3 रेज को डिस्कस करते हुए हम ये प्रूव कर रहे थे स्टोक्स लॉ को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये 3 रेज जो थी हम डिस्कस कर रहे थे, और 2 मीडियम हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक मीडियम को कह रहे थे कि हमारे पास रेयर मीडियम है, एयर का नाम दिया था मैंने उसे, और दूसरे मीडियम को हम कह रहे थे कि वो हमारे पास गिलास है, जिसे हमने डेंसर मीडियम का नाम दिया था। तो ये तो हो गया हमारे पिछले लेक्चर के रिवीजन। इसी लेक्चर को जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था टॉपिक, इसी को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसकी तरफ मूव करते हैं। स्टोक्स लॉ का रिमेनिंग पार्ट है ये। यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। हमने देखा था फिगर ए को समझा था, बी को समझा था और सी को समझा था। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप बी और सी का सम करें, मतलब यहाँ पर जो आपके पास फिगर सी है इसका सम करें फिगर बी में, तो आपको आंसर मिलना चाहिए ये ओरिजिनल वाला, मतलब फिगर ए का आंसर मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सारे ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो अब नेक्स्ट में मैं सिर्फ कैलकुलेशन करूंगी। यहाँ पर देखें AP1 T2 81 R2 81, ये मैंने कैसे लिखे हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे कि ये वैल्यूज हमारे पास किस तरीके से आती हैं। ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। तो अब ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास है एम्पलीट्यूड की, वो A है। तो अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जब हम मिरर 1 को कंसीडर कर रहे हैं तब हमारी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, जब हम मिरर 2 को कंसीडर कर रहे हैं तब हमारी कैलकुलेशंस कैसी होंगी। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम मीडियम 1 से 2 में मूव आउट करेंगे तब हम जो हमारे कोएफिशिएंट्स होंगे उन्हें 1 का नाम देंगे, जैसे R1 T1। लेकिन जब हम 2 से 1 में आएंगे तब हम इन्हीं कोएफिशिएंट्स को क्या नाम देंगे, 2 का, मतलब R2 T2। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास यहाँ पर मैंने नाम दिया हुआ है μ1 का। μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसे इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। मतलब एन सभी बुक, काफी सारी बुक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, n इज इक्वल टू C/V। ये वही वैल्यू है हमारे पास μ1। किसका है ये μ1, ये मीडियम 1 का है। इसी तरीके से ये जो मीडियम 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है μ2 से। अब मैंने कहा था जब हम मीडियम 1 से 2 में जाएंगे तो हम कौन से कोएफिशिएंट्स को यूज करेंगे, 1 के कोएफिशिएंट्स को। तो जब हम जा रहे हैं मीडियम 1 से 2 की तरफ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास उसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ R1 से, जो ट्रांसमिटेड रे है हमारे पास उसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ T1 से। और आपको पता है जो फिगर ए थी आपकी ओरिजिनल फिगर थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो एम्पलीट्यूड था उसमें वो था A, इंसिडेंट रे का। ठीक है। अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये सिर्फ इंसिडेंट रे है, मतलब ओरिजिनल रे जिसे हमने स्टार्ट में फिगर ए में कंसीडर किया था।
तो अब हम करते हैं, जो हमारे पास रे आ गई थी, रिफ्लेक्टेड रे आ गई थी, ट्रांसमिटेड रे आ गई थी, उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, ओरिजिनल। फिगर ए की बात कर रही हूँ ये मैं। तो फिगर ए में जो हमारे पास आया था, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि फिगर ए की हम बात कर रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो। तो फिगर ए में ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ए था। जब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आई तो ये एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड रे का बन गया AR1। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है ये। और उसी फिगर ए में जो ट्रांसमिटेड रे थी उसका हमारे पास आ जाएगा AT1, क्योंकि 1 से 2 में गई थी रे, तो इसलिए हमने T1 लिखा है। तो ये आपको इक्वेशन 1 और 2 समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि जब हम जाएंगे मीडियम 2 से 1 की तरफ, तब हम कौन से कोएफिशिएंट्स को यूज करेंगे। रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे पास होगी उसे हम कह देंगे R2, जो जब हम मीडियम 2 से 1 में जाएंगे, ठीक है, ये बात ख्याल कर लिया हमने। और ट्रांसमिटेड जो रे होगी उसे हम कह देंगे T2। अब क्या होगा हमारे पास, हमने ओरिजिनल फिगर ए को कंसीडर कर लिया। अब मैं बात करती हूँ जो हमारे पास पीछे थी फिगर बी की। जो हमारे पास पीछे फिगर बी थी उस फिगर को अब हम देखते हैं। फिगर बी में क्या किया था हमने, M1 रखा था, मतलब हम मिरर M1 को डिस्कस करेंगे, M2 को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो चलिए पहले वाली जो फिगर है थी उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम फिगर बी को देखते हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या है हमारे पास। जब हमने मिरर M1 रख दिया तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो AR1 ओरिजिनल थी जो अब हमने पीछे कंसीडर की थी, ये इंसिडेंट रे बन गई। अब इस इंसिडेंट रे में से AR1 में से जो R1 था, ये वाली क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, जो R1 था वो था रिफ्लेक्टेड पार्ट, और इस AR1 में से जो T1 था वो ट्रांसमिटेड पार्ट था। इसको अभी आप कंसीडर ना करें, इसको हम नेक्स्ट में कंसीडर करेंगे, अभी हम सिर्फ मिरर 1 को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे आएगा एम्पलीट्यूड, कि जो रिफ्लेक्टेड रे है AR1 तो हमारे पास इंसिडेंट थी ये वाली, और जिसमें से रिफ्लेक्टेड क्या हुआ, R1 रिफ्लेक्ट हुआ। कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये मीडियम 1 में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखिए मीडियम 1 से बड़ी है मीडियम 2 के ऊपर, फिर वापिस मीडियम 1 में आ रहा है, मतलब 1 से 2 की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हमने R1 यूज किया। जब हम मिरर 2 को कंसीडर करेंगे इसका मतलब हम 2 से 1 में आ रहे हैं, फिर हम 2 लेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास आ गया AR1 स्केयर। अब ये जो AR1 स्केयर है ये आपको इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड दे रहा है, सॉरी, इसका ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका एम्पलीट्यूड दे रहा है मिरर M1 रखने के बाद। और मिरर M1 रखने के बाद जो ट्रांसमिशन हुई है उसे हम कैसे लें, AR1 हमारे पास इंसिडेंट थी ओरिजिनल ये वाली, इसमें से कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ, T1 का, तो मल्टीप्लाई कर दे AR1, T1 आ जाएगा आपके पास। ये किसका एम्पलीट्यूड है, ये इस ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड है मिरर 1 के लिए, जो मैंने रेखिए ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से हमने मिरर M1 को कंसीडर कर लिया, यहाँ से जो कैलकुलेशन हमें मिलनी थी वो मिल गई। अब हम करते हैं मिरर M2 को कंसीडर। पीछे हमने कौन सी फिगर समझी थी, ये फिगर C थी हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे फिगर C की। जब हमारे पास क्या होगा, मिरर M2 होगा, मिरर M1 को अब हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखें मिरर M2 बनाया हुआ है मैंने, M1 जो यहाँ पर था उसे अब हम नहीं ले रहे। तो क्या आएगा, ये यहाँ पर 2 से 1 में आ रहे हैं। अब हम देखें यहाँ से 2 से मीडियम से स्टार्ट हुई है रे और 1 में जाएगी। तो अब AT1 इंसिडेंट का काम कर रही है, ये ओरिजिनल है रे। AT1 में से जो ट्रांसमिटेड हुआ है पार्ट उसे मैं T2 का नाम दे रही हूँ। क्यों T2 क्यों दिया है मैंने, क्योंकि हम 2 से 1 में आ रहे हैं, और पीछे हमने 1 से जब 2 में आए थे तब हमने T1 का नाम दिया था। तो यहाँ पर देखें AT1 जो था ये हमारे पास था ओरिजिनल, इसमें से जितना रिफ्लेक्ट हुआ इसे नाम दे दिया R2 का, ये रिफ्लेक्टेड शो किया हुआ है। मतलब AT1 में से जितना यहाँ पर R2 रिफ्लेक्ट हुआ उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो AT1 R2 है इक्वेशन 8 में, ये आपको रिफ्लेक्टेड पार्ट का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, सॉरी, यहाँ पर इस रे का। अब हमारे पास क्या थी, ट्रांसमिटेड रे AT1 उसका ओरिजिनल था, T2 जो ट्रांसमिट हुआ, और यहाँ पर हमारे पास आ गई इक्वेशन 10 AT1 T2। ये अब हमने सबका मिरर 1 को लेते हुए, ओरिजिनल को लेते हुए और मिरर 2 को लेते हुए सबका अलग अलग फाइंड आउट कर लिया है एम्पलीट्यूड।
तो अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं कि 2 और फिगर बी और फिगर सी को कंपेयर एडअप करें तो फिगर ए के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए अब हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है इन फिगर ए मस्ट बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द फिगर बी एंड सी। जो मैं आपको बता रही हूँ कि फिगर बी और सी को सम करें तो आना चाहिए ए के इक्वल। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास था, यहाँ पर बात कर रही हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, ये आपने माइंड में रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी आपके पास फिगर थी ए बी सी, अब हम तीनों को ले रहे हैं, उन तीनों के सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि सेकंड क्वाड्रेंट से मुझे कैलकुलेशन मिली है। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल पर था ए, सेकंड क्वाड्रेंट में फिगर बी पर था आपके पास AR1 स्क्वायर, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास थर्ड जो फिगर सी थी उसमें था T1 T2। इन दोनों को सम किया, आया ओरिजिनल एम्पलीट्यूड के बराबर। ये देखें, दोनों को सम करें तो ओरिजिनल मिलना चाहिए इक्वेशन 11 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये जो a है ये कॉमन है, इसे कॉमन ले लें बाहर और a को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखें मैंने वो स्टेप छोड़ दिया है, जो कॉमन लेने वाला था मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, दोनों कट जाएंगे। बाकी आपके पास फिगर जो कैलकुलेशन रह गई वो राइट हैंड साइड रह जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा फैक्टर 1 का। ये हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली, किसके लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। तीनों जो हमारे पास फिगर थी उनके सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमने परफॉर्म कर ली। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास होगी उसमें हमारे पास क्या आएगा कि फिगर यहाँ पर देखें थर्ड क्वाड्रेंट की अब मैं बात कर रही हूँ। पहले हमने सेकंड क्वाड्रेंट की बात की है, अब मैं बात कर रही हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की। इसे आपने माइंड में रखना है। तो जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट था उसमें जो हमारे पास फिगर ए थी वहां पर हमारे पास 0 था। फिगर बी और सी में हमारे पास ये वाली टर्म आ रही थी और ये वाली। ये देखें दोनों फिगर बी और सी को मैंने एडअप किया और ये इक्वल आया फिगर ए के। फिगर ए में हमारे पास कुछ नहीं था इसलिए मैंने 0 पुट किया है वहां। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 14 को। AT1 कॉमन है दोनों में, बाहर ले लें, अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2। अब इस तरह की जब इक्वेशन आ जाती है हमारे पास तब उसके मतलब हमारे पास क्या होते हैं, दो ही मतलब होते हैं कि या तो एक्सटर्नल टर्म हमारे पास 0 हो जाए या इंटरनल टर्म 0 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर एक्सटर्नल टर्म को 0 पुट कर दें, 16 को 0 पुट कर दें, तो इसका मतलब है पूरी टर्म ही आपके पास 0 हो गई है। तो फिर तो कैलकुलेशन आगे परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि AT1 को तो 0 नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बाकी हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर क्या रीजन है कि AT1 अगर 0 होता है तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड आपका 0 है, जबकि एम्पलीट्यूड हमारा 0 नहीं है। इंसिडेंट पर हमारा एम्पलीट्यूड A के इक्वल है, तो इसलिए हम इसे 0 नहीं रख सकते। इंटरनल टर्म को हम 0 रखते हैं R1 प्लस R2 को। तो जब हम इसे 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो R1 है आपका वो R2 के इक्वल है, लेकिन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और ये हमारा प्रूफ था, स्टोक्स लॉ का प्रूफ था ये हमारा, कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे उस ओरिजिनल पाथ को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, फेस डिफरेंस आएगा वहां पर। और कितना फेस डिफरेंस आ रहा था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, पाई का फेस डिफरेंस 180 डिग्री का। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है इक्वेशन 18, ये भी यही शो कर रही है कि जो आपने रिफ्लेक्टेड रे ली थी, R1 ली थी मीडियम 1 के लिए, वो मीडियम 2 वाली रे के इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, मतलब एक रे हमारे पास अगर ये थी, दूसरी रे बिल्कुल इक्वल है, इसके एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन क्या है, ऑपोजिट है। अब क्या कहें हम यहाँ पर कि कितने डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब हमारे पास एक रे इस तरफ हो दूसरी रे इस तरफ हो तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। और इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से हम क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन आया है। तो ये नेगेटिव साइन तो आ गया इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से, मतलब हमने ओरिजिनल पाथ को जो दूसरी रे है उसमें रिट्रेस कर लिया, इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। जब उसने रिट्रेस किया तो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, मतलब ये चेंज हो गई डायरेक्शन, तो इसकी वजह से हमारे पास फेज शिफ्ट आ गया, कितना आया, 180 डिग्री का।
तो हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास फेज शिफ्ट आता है 180 डिग्री का, तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का है। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन इसी से करनी है, लैम्डा बाय 2 से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, R1 था और R2 था, माइनस R2 के इक्वल था। ये थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे मीडियम 1 के लिए, ये मीडियम 2 के लिए, दोनों इक्वल बट ऑपोजिट आ गई। इसका मतलब है रिफ्रेश हो गया पाथ हमारे पास। अब जो फेज शिफ्ट है वो हमारे पास आया पाई का 180 डिग्री का, और हमने कह दिया कि जो फेज डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का होना चाहिए। अब लैम्डा बाय 2 का अगर फेज शिफ्ट है तो इसका मतलब है कि हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारे पास फेज शिफ्ट होता है तो हमारे पास दो तरह की जो इंटरफेरेंस है वो ऑब्जर्व होती है। कौन कौन सी इंटरफेरेंस थी हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। तो चलिए अब देखते हैं कि जब हमारे पास मैक्सिमा अगर हमारे पास आए तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अगर मिनिमा आए तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी। दोनों को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमें मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, इसलिए हम दोनों की कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो पाथ चेंज आ रहा है वो हमारे पास, ये जो चेंज है ओरिजिनल पाथ में जो चेंज आया है वो डेल्टा के इक्वल है, डेल्टा चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल चेंज को। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की तब हमने देखा कि हमारे पास जो पाथ चेंज आ रहा था वो लैम्डा बाय 2 का था। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, डेल्टा प्लस लैम्डा बाय 2। डेल्टा बेसिकली चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना चेंज आया है पाथ चेंज जो हमारे पास है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। तो अगर मैं मैक्सिमा की कंडीशन लेती हूँ, मैक्सिमा आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमा किसके इक्वल होता है, 2n लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है, मतलब इवन इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2n लैम्डा बाय 2। अगर मैं मैक्सिमा को कंसीडर करूँ तो आपने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इस टर्म के इक्वल लेनी है, क्योंकि पिछली क्लासेस में आप प्रूव कर चुके हैं कि ये 2n लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है जब आप मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लेते हैं तब। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा ये लैम्डा बाय 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाय 2। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, लैम्डा बाय 2 को हमने बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 2n माइनस 1, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा आपके पास अगर हम लैम्डा बाय 2 को कॉमन लें। तो ये जो आपके पास इक्वेशन 21 आई है ये हमें ओरिजिनल पाथ चेंज बता रही है अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तब। और अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब है जो आपको लाइट मिलेगी, जो आपको आउटपुट मिलेगी वो ब्राइट फ्रिंज की होगी, मतलब ब्राइट स्पॉट आपको नजर आएगा या फ्रिंज एक रिंग की तरह बनती हुई नजर आएगी। तो अगर हमारे पास क्या हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना हो, इसके उलट हो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तब क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 होती है। तो ये वाली साइड हमारे पास एज इट इज रहेगी जैसे हमारी इक्वेशन 19 में थी। सिर्फ क्या होगा, हमने मिनिमा अब ले लिया, मैक्सिमा नहीं लिया। तो मिनिमा लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को पुट करना पड़ेगा, हमने वही कंडीशन पुट कर दी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये इक्वेशन 24 आ गई आपके पास। लैम्डा बाय 2 हमने इधर ही रहने दिया और बाकी को हम ले गए हैं दूसरी साइड पे। लैम्डा बाय 2 को जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमने लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लेना है, जैसे हमने ऊपर लिया है लैम्डा बाय 2 कॉमन आएगा तो अंदर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको मिल गई इक्वेशन 24। ये जो इक्वेशन 24 है आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रही है ब्राइट फ्रिंज, सॉरी ब्राइट फ्रिंज को नहीं, डार्क फ्रिंज को। ब्राइट फ्रिंज तो हम ऊपर देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी डार्क फ्रिंज को। तो अब अगर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आपको स्क्रीन के ऊपर डार्क फ्रिंज नजर आएगी, मतलब इस तरह आपको जो फ्रिंज नजर आएगी वो डार्क फ्रिंज होगी, या सर्कुलर फॉर्म में हो सकती है या इस तरह स्ट्रेट हो सकती है, या एक स्पॉट की तरह भी हो सकता है कि आपको एक स्पॉट नजर आए और वो डार्क फ्रिंज हो। तो आज के लेक्चर में हमने जो हमारे पास स्टोक्स लॉ को स्टार्ट किया था हमने उसे हमने प्रूव किया, r इज इक्वल टू माइनस R2 के इक्वल उसका प्रूफ आया, और वहीं से हमने थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी कि स्टोक्स लॉ तो हमारे पास प्रूफ हो गया है। अगर हम मजीद इसको आगे देखें कि मैक्सिमा कब मिलेगा, मिनिमा कब मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पाथ चेंज आ रहा है,
तो डेफिनेटली वहां पर इंटरफेरेंस तो होनी चाहिए। तो इंटरफेरेंस को देखते हुए हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस को भी देखा कि दोनों कंडीशंस हमें किस तरीके से सेटिस्फाई कर रही हैं और ब्राइट और डार्क फ्रिंज कैसे मिलती है। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।